दोस्तों, आज की कहानी है गरीब की जवानी और बेवफा शौहर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं नहीं जाएगी काकी। पार्वती बुआ की कड़कती आवाज ने सबको चुप करा दिया। काकी की अटैची फिर हवेली के अंदर रख दी गई। यह तीसरी बार की बात थी। काकी ने कुनबे ने फैसला किया था कि शादीशुदा लड़की का असली घर उसकी ससुराल ही होती है। ना चाहते हुए भी काकी मायका छोड़कर ससुराल जा रही थी। हालांकि ससुराल से उसे लिवाने कोई नहीं आया था। काकी को बोझ समझकर उसके परिवार वाले उसे खुद ही उसकी ससुराल फेंकने का मन बना चुके थे कि पार्वती बुआ को अपनी बर्बाद हो चुकी जवानी याद आ गई। खुद उसके साथ कुनबे वालों ने कई इंसाफ नहीं किया था और उसे कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ ससुराल भेजा था, जहां उसकी कोई कद्र नहीं थी। तभी तो पार्वती बुआ बड़े बूढ़ों की परवाह न करते हुए चीख उठी थी, कहीं नहीं जाएगी काकी। उन कसाईयों के पास भेजने के बजाय उसे अपने खेतों के पास वाली नहर में ही धक्का क्यों न दे दिया जाए, बिना किसी बुलावे के या बिना कुछ कहे सुने। बिना कोई इकरारनामे की काकी को ससुराल भेज देंगे तो वे ससुरे इस बार जलाकर मार डालेंगे इस मासूम बेजवान लड़की को। फिर उनका एक आधा आदमी तुम मार आना और सारी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने आधे खेतों को गिरवी रखवा देना। दूसरी बार काकी के इकलौते भाई की आंखों में खून उतर आया था। उसने हवेली के दरवाजे से ही चीख कर कहा था, काकी ससुराल नहीं जाएगी। उन्हें आकर हमसे माफ़ी मांगनी होगी। हर तीसरे दिन का बखिड़ा अच्छा नहीं। क्या फ़ायदा, किसी की जान चली जाएगी और कोई दूसरा जेल में अपनी जवानी गला देगा। बेहतर है कि कुछ और ही सोचो। काकी के लिए बस 3 बार पूरा कुनबा जुटा था उसके आंगन में। काकी को यहीं मायके में रहने पर सहमत बनाकर वे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। उसके बाद काकी के बारे में सोचने की किसी ने ज़रूरत नहीं समझी और न ही कोई ऐसा मौका आया कि काकी के बारे में कोई अहम फैसला लेना पड़े। काकी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह गूंगी थी और बहरी भी, मगर गूंगी तो वह गांव की 99% लड़कियां होती है। क्या उनके बारे में भी कुनबा पंचायत या बिरादरी आंखें मीच कर फैसले करती हैं? कोई एकाध सिरफिरी लड़की अपने बारे में लिए गए इन एक तरफा फैसलों के खिलाफ बोल भी पड़ती है तो उसके अपने ही भाइयों की आंखों में खून उतर आया है। ससुराल की लाठी उस पर चोट करती है या उसके जेठ के हाथ उसके बाल नोचने लगते हैं। ऐसी सिरफिरी मुंहफट लड़की की माँ बस इतना कहकर चुप हो जाती हैं कि जहाँ एक लड़की की डोली उतरती है वहाँ से ही उसकी अर्थी उठती है। यह एक हारे हुए परेशान आदमी का बेमेल सा तर्क ही तो है। एक अकेली छुई मुई लड़की क्या विद्रोह करे, उसे किसी फैसले में कब शामिल किया जाता है। सदियों से उसके खिलाफ फतवे ही जारी होते रहे हैं। वह कुछ बोले तो बिजली टूटकर गिरती है, आसमान फट पड़ता है, अनगिनत लोगों की सदियों टूटती हैं, मगर वे सब पागल हो जाते हैं। बेहतर तो यही होता कि अपनी नाकाम शादी के बारे में काकी जितना जल्दी होता भूल जाती। ये शादी ब्याह के मामले थाने कचहरी में चले जाए तो फिर रुसवाई तो तय ही है। आखिर क्या हुआ? शीशा पत्थर से टकराया और चूर चूर हो गया। काकी का पति तो पहले भी वैसा ही था, लंपट औरतबाज, और बाद में भी वैसा ही बना रहा। काकी से अलग होने के बाद भी उसकी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। काकी के कुनबे का फैसला सुनने के बाद तो वह हर तरफ से आज़ाद हो चुका था। उसके सुख के सारे दरवाजे खुल गए, मगर काकी का मोह भंग हो गया।
अब वह खुद को एक चुकी हुई बूढ़ी खूसट मानने लगी थी। भरी जवानी में ही काकी की हर रस रंग साज और मौज मस्ती से दूरी हो गई थी। उसके मन में नफरत और बदले के नागफनी इतने विकराल आकार लेते गए कि फिर उनमें किसी दूसरे आदमी के प्रति प्यार या चाहत के फूल खिल ही ना सके। किसी ने उसे यह नहीं समझाया, लाडो अपनी बेवफा शौहर के मुंह फिर लगेगी तो क्या हासिल होगा तुझे? वह सच्चा होता तो क्या यूं छोड़कर जाता तुझे? उसे वापस ले भी जाएगी तो क्या अब वह तेरे भरोसे लायक बचा है? क्या करेगी अब उसका तू? वह तो ऐसी चीज है कि जो निगले भी नहीं बनेगा और बाहर थूकेगी तो भी कौसली हो जाएगी तू। वह तो बच्चलन है ही। तू भी अगर उसकी तलाश में थाना कचहरी जाएगी तो तू तो वैसे ही हो जाएगी। शरीफ लोगों का काम नहीं है यह सब। कोई तो एक बार उसे कहता, देख काकी, तेरे पास हुस्न है, जवानी है, अरमान है, तू क्यों आग में झोंकती है खुद को? दफा कर ऐसे पति को, पीछा छोड़ उसका, तू दोबारा घर बसा ले। वह 20 साल बाद आकर तुझ पर अपना दावा दायर करने से रहा, फिर किस आधार पर वह तुझ पर अपना हक जमाएगा? इतने सालों से तेरे लिए बिल्कुल पराया था। तेरे तन की जमीन को बंजर ही बनाता रहा वह। शादी के पहले के कुछ दिनों में ही तेरे साथ रहा, सोया वह। यह तो अच्छा हुआ कि तेरी कोख में अपना कोई गंदा बीज रोप नहीं आ गया वह दुष्ट, वरना सारी उम्र उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती तुझे। कुंबे ने काकी के बारे में 3 बार फातवे जारी किए थे। पहली बार काकी की माँ ने ऐसे ही विद्रोह शब्द कहे थे कि कहीं नहीं जाएगी काकी। पहली बार गांव में तब हंगामा हुआ था जब काकी दीनू काका के बेटे रमेश की बहकावे में आ गई थी और उसने उसके साथ भाग जाने की योजना बना ली थी। वह करती भी तो क्या करती। 35 बरस की हो गई थी वह, मगर कहीं उसके रिश्ते की बात जम नहीं रही थी। ऐसे में लड़कियां कब तक खिड़कियों के बाहर ताक झांक करती रहे कि उनके सपनों का राजकुमार कब आएगा। इन दिनों राजकुमार लड़की के रंग रूप या गुण नहीं देखता, वह उसके पिता की जागीर पर नजर रखता है जहां से उसे मोटा दहेज मिलना होता है। गरीब की बेटी और वह भी जन्म से गूंगी बहरी, कौन हाथ धरेगा उस पर? वैसे काकी गजब की खूबसूरत थी, घर के कामकाज में भी माहिर, गोरी चिट्ठी, लंबा कद। जब किसी शादी ब्याह के लिए सज धज कर निकलती तो काइयों के दिल पर सांप लौटने लगते, मगर उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचने मात्र की कोई कल्पना नहीं करता था। वैसे तो किसी कुंवारी लड़की का दिल धड़कना ही नहीं चाहिए। अगर धड़के भी तो किसी को कानो कान खबर न हो, वरना बरछे तलवारें व गड़ासियां लहराने लगती। यह कैसा निजाम है कि जहां मर्द 50 जगह मुंह मार सकता था, मगर औरत अपने दिल के आईने में किसी पराये मर्द की तस्वीर नहीं देख सकती थी, न शादी से पहले और शादी के बाद तो कतई नहीं। पर दीनू काका के फौजी बेटे रमेश का दिल काकी पर फिदा हो गया था। काकी भी उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी, मगर कहीं दीनू काका की लंबी चौड़ी खेती और कहाँ काकी का गरीब कुनबा, कोई मेल नहीं था दोनों परिवारों में। पहली ही नज़र में रमेश काकी पर अपना सब कुछ लुटा बैठा, मगर काकी को पता नहीं था कि ऐसा प्यार उसके भविष्य को चौपट कर देगा। रमेश जानता था कि उसके परिवार वाले उस गूंगी लड़की से शादी की नहीं होने देंगे। बस एक ही रास्ता बचा था कि कहीं भागकर शादी कर ली जाए। उनकी इस योजना का पता अगले ही दिन चल गया था और कई परिवार जो रमेश के साथ अपनी लड़की का रिश्ता जोड़ना चाहते थे, सब दिशाओं में फैल गए। एक्स और मुक्स कहाँ छिपते हैं भला।
फिर जब सारी दुनिया प्रेमियों के खिलाफ हो जाए तो उस पर प्यार को जमाने वालों की बुरी नज़र लग जाती है। काकी का बचपन बड़े प्यार और खुशनुमा माहौल में बीता था। उसके छोटे भाई राजा को कोई चिढ़ाता, डांटता या मारता तो काकी की आंखें छलछला आती। अपनी 1 साल की भूरी कुटिया के मरने पर 2 दिन रोती रही थी वह। जब उसका प्यारा कुत्ता मरा तो कैसे फट पड़ी थी वह। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे पिता के मरने पर हुआ था। माँ के गले लगकर वह इतना रोई थी कि मानो सारे दुखों का अंत ही कर डालेगी। आंसू सूख गए। आवाज़ तो पहले से ही गूंगी थी, बस गला भर भर करता रहा था और दिल रेसो रेसा बिखरता जाता था। सब कुछ खत्म सा हो गया था तब। अब जिंदा बच गई थी तो जीना तो था ही ना। दुखों को रो रो कर हल्का कर लेने की आदत तब से ही पड़ गई थी उसे। दुख रोने से और बढ़ते जाते थे। रमेश से बलात छीनकर काकी को दूर फेंक दिया गया था, एक अधेड़ उम्र के पिलपिले गरीब किसान के झोपड़े में, जहां उसके जवान बेटों की भूखी नजरें काकी को नोचने पर आमदा थी। काकी वहां कितने दिन साबुत बची रहती। भाग आई भेड़ियों के उस जंगल से। कोई रास्ता नहीं था उस जंगल से बाहर निकलने का, जो रास्ता काकी ने खुद चुना था। उसके दरमियान सैकड़ों लोग खड़े हो गए थे। काकी के मायके की हालत खराब तो नहीं थी, मगर इतने सोखे दिन भी नहीं थे कि कई दिन दिल खोलकर हंस लिया जाए। कभी धरती पर पड़े बीजों के अंकुरित होने पर नजरें घड़ी रहती, तो कभी आसमान के बादलों से मुरादें मांगती। झोलियां फैलाए बैठी रहती माँ बेटी। रमेश से छिटिक कर हुए फिर ससुराल से ठुकराई जाने के बाद काकी का दिल बुरी तरह हार माने बैठा था। अब काकी ने अपने शरीर की देखभाल करनी छोड़ दी थी। उसकी माँ उससे अक्सर कहती कि गरीब की जवानी और पौस की सादनी रात को कौन देखता है।